तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है उनके ऑर्बिट के अंदर, सब ऑर्बिट के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर। तो मैंने बोला था उसमें कि जो 24 एटॉमिक नंबर है और 29, ये दो एलिमेंट्स हैं 1 to 30, मतलब 1 से 30 के बीच में, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी भिन्नता होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्रोमियम परमाणु संख्या 24, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, ऐसा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम अपने एनर्जी लेवल के अनुसार, ऊर्जा स्तर के आधार पर लिखते हैं, उसके अनुसार तो सही है, परंतु जब क्रोमियम को देखा जाता है प्रैक्टिकल तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा इससे भिन्न होता है, अलग होता है। और वो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सही है और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये गलत है। ठीक है, तो इसका रीज़न हम क्या बनाएं, इसका रीज़न हम क्या देते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमको पता है कि 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है। हमने पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि जो सब ऑर्बिट पहले कटा होगा उसकी एनर्जी कम होती है। तो आप देखेंगे उसमें तो 4s पहले कटता है तो 4s की एनर्जी कम होगी और 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसे 2 की कैपेसिटी है तो ये 2 भर जाने चाहिए थे और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा 3d में जाने चाहिए थे। तो यहाँ पे हमने वैसे ही बढ़ा है, लेकिन नेचर में जो क्रोमियम हमको मिलता है और हम उसके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो पाया ये जाता है कि 4s में 2 नहीं, 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला गया है। तो आखिर कौन सी ऐसी बात है, क्या ऐसा रीज़न है, क्या ऐसा कारण है, हम क्या ऐसा जैसे कि औचित्य देंगे, कारण देंगे कि आखिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में गया क्यों? इसकी एनर्जी कम थी तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो रह ही सकते थे, कैपेसिटी थी। तो थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी लेवल के साथ साथ, ऊर्जा स्तर के साथ साथ स्टेबिलिटी पे भी हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, एक कथन है कि आधे भरे हुए कक्षक, आधे भरे हुए कक्षक एवं पूरे भरे हुए कक्षक अन्य कक्षकों की तुलना में ज्यादा अस्थायी होते हैं। ठीक है, मतलब अगर 4s है तो s के लिए हम कितना लगाते हैं? 1 डब्बा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 है तो उसके लिए 1 ही बेड चाहिए। तो अगर 4s है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर 4s है, इसकी 2 कैपेसिटी है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा हो तो वो स्टेबल होगा। जैसे अगर कहीं p ऑर्बिट है, अगर कहीं p सब ऑर्बिट है तो उसके अंदर हम 3 बेड लगाते हैं तो इसकी क्षमता 6 होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है और इसको हम बोलेंगे फुल फील्ड। क्या बोलेंगे? पूरा भरा हुआ है, फुल फील्ड बोलेंगे। यही अगर p के लिए 3 डब्बा है, अगर तीनों में एक ही भरे हैं तो इसको हम बोलेंगे क्या? आधे भरे हुए कक्षक, हाफ फील्ड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाफ फील्ड और इसको बोलेंगे फुल फील्ड।
ठीक है। तो पूरे भरे हुए कक्षक और आधे भरे हुए कक्षक अन्य कक्षकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बनाए, अगर एक P के लिए ही बनाते हैं और यहाँ पे कहें कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, तो अभी जो है सो कि ना ये आधा भरा है और ना ही पूरा, क्योंकि P की कैपेसिटी कितनी की होती है 6, तो आधा कब होगा जब 3 होगा और पूरा कब होगा जब 6 होगा। ऐसे ही हर एक सब ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी को आप बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं D की, तो D कक्ष की जो कैपेसिटी होती है वो 10, तो इसके लिए कितना बेड लगाना पड़ेगा 5, तो इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। तो अगर ये हाफ फिल्ड हुआ मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरा हो या इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा D मिल जाए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो अभी ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, ना ही ये पूरा भरा हुआ है और ना ही ये आधा भरा हुआ है, तो ये अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। ठीक है। अगर ऐसा भी हो जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 ऐसे, तो अभी भी देख लीजिए आधा से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये अब इसको क्या बोल सकते हैं क्या कि हाफ फील्ड है? नहीं, हाफ फील्ड नहीं है और ना ही पूरा भरा है, तो ना आधा है ना पूरा है, तो अभी भी क्या होगा अस्थायी होगा, ये अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि जो भी उपकक्ष के अंदर कक्षक होते हैं वो अगर आधा भरे होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो है सो कि अगर पूरा भरे होते हैं तो अस्थायी होते हैं। लेकिन अगर आधा नहीं भरे हैं और ना ही पूरा भरे हैं तो वो अस्थायी नहीं होते हैं। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में ऑर्बिटल्स को स्टेबिलिटी मिलती है, अदरवाइज उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसी रीजन के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस अगर करें, तो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। हमने जो लिखा वो हमारा था 4s2 3d4, तो यहाँ पे s है, तो s की क्षमता 2, तो इसके लिए 1 ऑर्बिटल 1 बेड लगाएंगे। d की कैपेसिटी 10 होती है, तो इसके लिए 5 बेड लगाना होगा, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भरते हैं, तो हमारे अनुसार इसमें 2 होना चाहिए और इसमें 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। ठीक है। तो 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए अभी एक इसका ऑर्बिटल खाली है, तो क्या यह फुल फील्ड है? क्या 3D को हम कहेंगे कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? तो फुल फील्ड तो है नहीं, हाफ फील्ड भी नहीं है। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखा जाए 4s को, तो ये फुल फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी 2 की कैपेसिटी है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। तो यहाँ पे ऐसा सोचिए कि जो 3D है वो 4s को जाकर कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हारा एनर्जी कम है, तुम्हारे पास एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आना चाहेगा। लेकिन जरा ऐसे सोचो कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे देते हो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला जाए, तो 4s के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। तो इसकी 2 कैपेसिटी है, तो दोनों है तो फुल फील्ड हुआ। अगर 1 दे भी दिया तो इसके पास 1 है, तो जितनी इसकी कैपेसिटी है उसका आधा तो है ना। तो 1 देने के बाद भी ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड के केस में स्टेबिलिटी रहती है, अस्थायी तो रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 अगर दे भी देता है तो फुल फील्ड से हाफ फील्ड हुआ है डायरेक्ट, तो इस स्टेट में भी स्टेबल है, ऐसे भी स्टेबल है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो जरा सोचिए इसका क्या होगा। 1 2 3 4 पहले से था, और जो 1 यहाँ से जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 3D। अब ध्यान से देखिए, इसकी कैपेसिटी 10 की थी, लेकिन पहले 4 था, लेकिन अब कितना हो गया? 5। ठीक है। तो अब क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। तो ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। ठीक है। तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये बात है कि 4s की एनर्जी कम होती है, 3D की एनर्जी ज्यादा होती है। तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए और 3D में एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाद में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी को अगर देखा जाए तो ये फुल फील्ड है तो स्टेबल है, लेकिन ये हाफ फील्ड नहीं है और ना ये फुल फील्ड है, तो ये तो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, रीजन हम ये देते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें दे देगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, तो 1 की बजाय दोनों ही ऑर्बिटल्स स्टेबल हो जाएंगे। और इस स्थिति में
स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, तो जो नेचर में क्रोमियम हमको मिलता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, और 4s में 1 और 3d में 5 क्या होता है उसका ये हमारा यहाँ पे रीजन्स है। और इसी के साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं औरों की तुलना में। यही कारण है कि जो एटॉमिक नंबर 29 कॉपर है उसके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या है जरा देखिए, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। हमारे अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम एनर्जी लेवल हमने कल जो बनाया था पिछले वाले वीडियो में उसके अनुसार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रियल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर का होता है वो ये होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s1 और 3d10। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे फिर से 4s में 1 और 3d में 10 कैसे हो गया, है कि नहीं ना। तो आप दिमाग लगाइए कि 4s में 2 है तो पूरा फुल फील्ड होगा, पूरा भरा होगा, और 3d में 9 है ना, तो 3d में 9 है तो ये क्या होगा, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाएगा तो 4s में कितना हो जाएगा 1, 4s में कितना हो जाएगा 1। तो अभी क्या है ये हाफ फील्ड है क्योंकि कैपेसिटी 2 का 1 है तो हाफ फील्ड हुआ है तो स्टेबल ही रहेगा। अच्छा, लेकिन इसकी अगर बात करें ना तो पहले 9 था लेकिन एक जब इसमें से जंप करके जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरा का पूरा फुल फील्ड हो जाएगा कौन 3d ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s में से जंप कर जाएगा 3d के अंदर तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ज़्यादा स्टेबल है और इसी फॉर्म में नेचर में कॉपर हमको मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देखते हैं कि हमारे ऊपर हमारे रहने से मतलब कौन से ऑर्बिटल में हाफ फील्ड का स्टेट मिल रहा है या फुल फील्ड का स्टेट मिल रहा है तो वो वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा नेचर है। जैसे आप अक्सर ये बात जिक्र में आता है, हम सोचते हैं कि कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि जब कोई काम होता है और उसके काम करने के दौरान जब आधा काम समाप्त हो जाता है तो क्या होता है कि लोग रेस्ट थोड़ा सा लेने लगते हैं कि चलो भाई ठीक है आधा हो गया है ना, तो उस टाइम स्टेबिलिटी आती है। आधा से कम होगा तो नहीं होगा, लेकिन आधा के बाद फिर वो लग जाते हैं क्या तो पूरा करने के लिए, तो फिर से उनको स्टेबिलिटी कब मिलेगी जब पूरा काम समाप्त करेंगे तब। तो एक स्टेबिलिटी जो होती है वो आधा काम पर मिलती है। ठीक है, और एक स्टेबिलिटी कहाँ मिलता है जो पूरा हो जाता है तब। तो वही उसी तरह की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है देखते हैं कि हमारा जो स्थान है हम कहाँ रहें कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड हो जाए या फुल फील्ड हो जाए। अगर वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है हमारे रहने से तो एनर्जी लेवल हमारा है कि जहाँ कम ऊर्जा होगा वहाँ हम रहेंगे। लेकिन अगर हमारे जैसे कि डिस्प्लेस होने से हम मतलब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाने पर ऐसा हो रहा है कि ये भी स्टेबल रह रहा है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं बिगड़ रही है और जहाँ जा रहा है वहाँ भी स्टेबल हो जा रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स वैसे अरेंज होना वैसे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर का हमारा ये वाला सही होता है और ये वाला हम गलत मानते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रीजन है और यहाँ पे क्रोमियम का हम लोगों ने पहले किया। तो ये दो एलिमेंट हैं 1 to 30 जो एनर्जी लेवल के थोड़ा एनर्जी लेवल का जो हमारा सीक्वेंस है उससे ये हट करके होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब कुछ बेसिक और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में उसकी ज़रूरत पड़ती है और आप उसे जान जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री समझने में बहुत सुविधा होगी। जैसे पहला टॉपिक है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको VE से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, और सबसे पहले इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। आपको बोले थे ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मतलब आप तुरंत बोल दें कि हाँ सोडियम का कितना होता है, 1s2 2p6 3s1। तो ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप ये नहीं याद करते हैं तो हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहीं ना कहीं आकर के फिर से वो आपको जोड़ लेगा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको आप जल्दी से इसको आप अभ्यास करिए और कंप्लीट करिए। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मैं पूछूं कि बताओ K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, L में कितने हैं, M में कितने हैं। तो K का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट, तो कितने हैं 2, 2 का मतलब L तो 6 2 8, और तीसरा M तो 1। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में, बात समझिए, तो पहले कक्ष ये आया होगा, फिर दूसरा ये आया होगा, फिर तीसरा, तो सबसे बाहरी कक्ष कौन होगा, M। तो सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है वही जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अर्थात सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से क्लोरीन परमाणु संख्या 17, तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन का है, तो 1 के लिए K कितना इलेक्ट्रॉन 2, 2 के लिए L 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3 के लिए M 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 7, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। दिक्कत है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाला लिखने आना चाहिए। वहाँ से ऑर्बिट में आप बता सकते हैं, ऑर्बिट से आप बता सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है सो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ओके, दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी कक्ष में जो उपस्थित होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखिए आप। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, या इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम लेविस है, इसलिए इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, तो ये बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। तो क्या है कि किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को संकेत के चारों तरफ डॉट द्वारा दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट और एटम by the help of dots of valence electron around the atom or element या symbol of element।
मतलब जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी एटम होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जो भी, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बोला ना कि इससे रिलेटेड है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे समझ में आया कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट का जो सिंबल है उसके चारों तरफ उस डॉट से दिखाएंगे। डॉट पॉइंट आप समझ रहे हैं, उसके द्वारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए सोडियम, अभी हमने सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला था और कितना आया था 1, तो आप ये सिंबल सोडियम लिख दीजिए और बगल में एक डॉट दिखा दीजिए, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, सोडियम का। अभी जैसे कि क्लोरीन का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले थे और वो कितना आया था 7, तो आपको 7 डॉट दिखाना पड़ेगा इसके सिंबल के चारों तरफ। थोड़ा ढंग से दिखाइए, अच्छा लगेगा। कैसे, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, इस तरीके से ना। ऑक्सीजन का निकालिएगा तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो दिखाइए 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। मतलब आप कहीं भी दिखा सकते हैं 6 डॉट, ठीक है, और किसी भी तरीके से, लेकिन एक अरेंजमेंट होना चाहिए जो ढंग का लगे, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप और भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यहाँ पे जैसे कि 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के सिंबल में एक सिंबल के बगल में क्या लिखा दीजिए, 1 डॉट। तो ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो क्या है कि किसी परमाणु के संकेत के चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके चारों तरफ डॉट के द्वारा दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है, तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है 11th में केमिकल बॉन्डिंग, या आप 10th में भी पढ़ते हैं तो आपको मिलता है एक चैप्टर है मेटल्स है नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। तो उस चैप्टर के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि 10th में उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, 2 ही पढ़ने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा भी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, जो 10वीं लेवल में नहीं पढ़ने हैं। फिर भी ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। या लोन पेयर वगैरह, या जो है सो कि इसका कहीं पे डोनेट करना, किसी से गेन करना, या फिर इससे वैलेंसी को रिलेट करना, मतलब वैलेंसी जिसको हिंदी में संयोजकता कहते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक से ये रिलेटेड है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको लिखने आ जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी ज़रूरत कितनी है, या किसी दूसरे एलिमेंट को कितना इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कितना लेने वाला है, कितना शेयरिंग करने वाला है, या किस तरह के बॉन्डिंग को यह बनाने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंकअप है। केमिस्ट्री में यही होता है कि एक चीज़ दूसरे से, दूसरा चीज़ तीसरे से, तीसरा से चौथे से, मतलब पूरा का पूरा लिंकअप होता है, ठीक है। और अमूमन मैथ्स को अगर आप थोड़ा सा दरकिनार कर दें तो फिजिक्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। केमिस्ट्री में भी तो ब्रांचेज है, लेकिन केमिस्ट्री के जो एक अगर ब्रांच अगर उठा लो तो उसके अंदर सारे टॉपिक जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री को 3 भाग में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है और फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर ये बहुत सारे अपने अपने ब्रांचेज होते हैं कि भाई मैकेनिक्स है, ये डायनेमिक्स है, ये ऑप्टिक्स है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो एक ब्रांच अगर किसी विषय का आप उठा लेते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो ये जो बेसिक केमिस्ट्री है, ये जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स का मतलब मूलभूत चीज़ें हैं, बेसिक बात है, और ये बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेट होती हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ध्यान से रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए कि आप जैसे कि जितने सारे एलिमेंट्स का आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखा है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताएं, सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना पाएँ। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एलिमेंट्स का बनाएंगे, ठीक है। मैं तो 2, 4, 5, 10 बता सकता हूँ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन आप जितना ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें और बनाएं। उससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो तुरंत आप डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे और तुरंत आप बॉन्डिंग बना देंगे, आपको परेशानी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संयोजकता।
जिसको इंग्लिश में हम वैलेंसी कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये कहा जाता है कि कोई परमाणु अपने निकटतम अक्रिय परमाणु जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही उस परमाणु का संजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी का मतलब होता है किसी एलिमेंट का रिक्वायरमेंट, उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो अस्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है, या वह कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, डोनेट कर दे, किसी को दे देगा तो वो अस्थायी हो जाएगा, या कुछ इलेक्ट्रॉन वो दे, कुछ इलेक्ट्रॉन हम दे और दोनों की साझेदारी हो और फिर जो है सो कि हम दोनों स्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक है, तो ये प्रमुखतः होता है जो किसी एलिमेंट को स्टेबिलिटी देता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ सोडियम और यहाँ मैं लिखता हूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11, ठीक है। तो थोड़ी सी बात ये समझनी पड़ेगी, अक्रिय परमाणु का मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने 6 एलिमेंट लिखे हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, तो यहाँ पे ये सब के सब अस्थाई हैं और इसको हम नाम दिए हैं नोबेल गैस या अक्रिय परमाणु, या इसको एक टर्म अक्रिय गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है, जनरली ये गैसीय स्टेट में मिलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो है सो कि एक तो ये गैसीय स्टेट में मिलते हैं और दूसरे अक्रिय। अक्रिय का मतलब है कि ये कभी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। अक्रिय कहने का मतलब जो कोई काम ना करता हो, बिल्कुल जो है सो कि क्या बोलते हैं, निरस्त रूप से बैठा हुआ हो, उसका कोई मतलब किसी रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता हो, कहीं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करता हो, लेन देन नहीं करता हो। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता हो, बॉन्डिंग बनाता हो, किसी रिएक्शन में भाग लेता हो। और जनरली आप 19th क्लास में पढ़ते हैं बेसिक वगैरह, तो आपको तो ये नहीं मिलने जा रहा है कि इसमें से कौन है जो रिएक्शन करता ही है 1-2 बार, ठीक है। लेकिन हाँ, आप जैसे कि 11th-12th में जाएंगे तो इसमें शायद ये जेनम XE जिसका परमाणु संख्या 54 है, ये रिएक्शन वगैरह में थोड़ा सा भाग लेता है। और लेता है इसका कारण ये नहीं है कि इसकी टेंडेंसी हो जाती है, नहीं। होता क्या है कि जो 2 एलिमेंट हैं, एक हमारा फ्लोरीन भैया हैं और एक ऑक्सीजन भैया हैं, ये लोग इतने इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट हैं, मतलब इतने विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा ना। कुछ लोग होते हैं जो आप मतलब लेके ही छोड़ेंगे, आप कैसे नहीं दीजिएगा, उस तरह का चीज़ हो जाता है। तो फ्लोरीन जो है और ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। खासकर अगर फ्लोरीन का बात करें, इसका परमाणु संख्या 9 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत जितनी है उतना पूरे 118 तत्व जितनों का अभी तक आविष्कार हुआ उसमें किसी के पास नहीं है। तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहा जाता है, सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जनरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भी देना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती खींच लेता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो जेनन होता है ये रिएक्शन करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एलिमेंट से नहीं करता है। तो ये जो 6 हम लिखे हैं, आप इसको मान के चलिए कि अभी ये अक्रिय हैं, ये रिएक्शन किसी से नहीं करते। तो अक्रिय हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, चुपचाप अस्थायी हैं, मौज मस्ती में है, मतलब अपना ज़िंदगी सुख से इनका बीत रहा है, बहुत अच्छा से बीत रहा है। तो बाकी जो इसके आसपास के एलिमेंट होते हैं उनको देख के बेचैनी होती है और परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है कि जो है सो कि मतलब स्टेबल है, खुश हैं। तो देखते हैं कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 2, नियन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उससे इनको लगता है जो इसके आसपास के एलिमेंट होते हैं कि अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन इतना है, इसके कारण से ये स्थायी है, खुश है, अच्छा है, सुकून से जी रहा है। तो बाकी जो उसके आस पड़ोस के एलिमेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हम भी इन्हीं के जैसा बन जाए। तो भाई ऐसा बनने के लिए आपके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, वो भी परफेक्टली आप उतना उसे थोड़े हो जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर 10 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन 10 होगा, इसमें प्रोटॉन कितना होगा 11,
ना, तो आप चाह के भी प्रोटॉन बराबर थोड़े कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि नियॉन के जैसा स्टेबिलिटी हमको कुछ मिले, तो कम से कम इतना करना पड़ेगा कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और आपको लगता है कि 10 इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो खुश है, तो ऐसा बनने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप अस्थायी होंगे। तो सोडियम यही सोचता है कि हम क्या करें, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 10 हो जाता है और देखता है तो हाँ स्टेबल हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। लेकिन बात करें क्लोरीन का, तो यह जो है परमाणु संख्या 17, तो ये क्या है, नियॉन के करीब नहीं है, ये आर्गन के करीब है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आप आम जीवन में देखते होंगे, तो अगर कोई स्टेबल होना चाहता है, कोई खुश रहना चाहता है, तो पहले वो किस चीज़ को देखता है, वो दुनिया में तरह तरह की चीज़ों को देखता है और वो अनुभव करता है कि सामने वाला कैसे खुश है और क्यों खुश है। ठीक है, कोई अगर ऐसे ही हंसता हो तो हम पहले ये उसके पीछे रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो हंस रहा है तो क्यों, है कि नहीं। खुशी ऐसी कोई मतलब भौतिक वस्तु नहीं है जो किसी को मिल जाए और जैसे कि वो हंसने लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जैसे मैं उदाहरण दे दूं कि मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास में आपके पड़ोसी जो हैं वो बहुत ही अमीर आदमी है, आपके सापेक्ष में वो अमीर आदमी है, ठीक है, और उनके पास वो चीज़ है जो आपके पास नहीं है, और आपको रोज़ देख के ऐसा लगता होगा कि अरे हमारे पास ऐसा होगा ना तो हम भी बहुत अच्छा कहलाएंगे, हमको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, हमको भी बहुत खुशी होगा, हमको भी बहुत मज़ा आएगा ना। हो सकता है आपके दोस्त के पास अच्छा खासा एप्पल का फ़ोन हो ना, सैमसंग का फ़ोन आपके पास नहीं हो सकता है आपके दोस्त के पास बुलेट गाड़ी खरीदा गया, उसके पिताजी खरीद में आपका नहीं खरीदाया हो सकता है आपके बगल में जो पड़ोसी है उसका बहुत अच्छा घर बन गया हो ना, 5 साल बहुत अच्छा घर बने, एसी सब लग गया हो, और आपका घर जो है सो कि सामान्य घर की तरह हो, तो आपको देख के रोज टेंशन होता होगा, अच्छा सोचते होंगे कि हम बड़ा होंगे ना तो ऐसा ही बनाएंगे। हो सकता है कि आपके घर के बगल में कोई BMW कार खरीद लिया हो, ऑडी खरीद लिया हो ना, तो आप भी टेंडेंसी रखते हो कि हम भी जब ऐसा कार खरीदेंगे तो खूब एकदम लग्जरी कार में बैठ के आराम से यहाँ वहाँ ड्राइव करेंगे, पूरा इंजॉय करेंगे। तो इस तरह का जो टेंडेंसी होता है वो हमारे अंदर आता है कि भाई हमारे आस पड़ोस के लोग जो खुश हैं वो कैसे खुश हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप आस पड़ोस में ही देखते हैं और उसी के अनुसार आप भी होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पड़ोसी को देखें कि वो इस चीज़ से खुश है या उसके पास ऐसा है तो आपके दिमाग में आ जाए कि अमेरिका के जो ये आदमी है, चाहे बड़ा क्यों राष्ट्रपति हैं चाहिए, तो उनके पास कौन कार है हम वही लेंगे। ऐसा टेंडेंसी नहीं आने वाला है। होता क्या है कि हम अपने पड़ोस में देखते हैं, पर जो मतलब करीब होता है उसको देखते हैं कि वो कैसे खुश है और वो चीज़ हम गेन करना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेचर में थोड़ा सा विपरीत भी होता है। कई बार होता है कि हम जैसे कि अचीव करके मेहनत करके स्ट्रगल करके उसको पाना चाहते हैं और प्राप्त करके खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और कई लोग होते हैं कि भाई हम खुश नहीं है तो खुशी हमको इसमें मिलेगा कि उसका टांग धर खींच दो ना, वो बहुत ऊपर चढ़ गया, बहुत अच्छा बन गया। तो दो तरीका है ना, एक तो है कि हम कमा धमा के मेहनत करके उसके लेवल का बन जाए ना, और दूसरा का तरीका है कि लेवल का आ गया है उसको अपने लेवल में लाना है तो खींच के लाइए। जैसा आप हैं वैसा वो भी हो गया, आप भी खुश वो भी खुश, है कि नहीं। हालांकि वो तो रोएगा, वो खुश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम हमेशा अपने पड़ोसी को देखते हैं, आसपास के चीज़ों को देखते हैं और वो समझते हैं कि वो क्यों खुश है और उसी के अनुसार स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये जो क्लोरीन परमाणु संख्या 17 है, ये हीलियम को, नियन को और क्रिप्टन को नहीं देखेगा क्योंकि इसका परमाणु संख्या 17 है। तो ये अपने पड़ोसी को देखेगा, 18 को देखेगा, क्योंकि 17 और 18 कितना का डिफरेंस है, 1 का, तो इसका पड़ोसी हुआ, ठीक है। तो ये 18 का जैसा बनना चाहेगा, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। तो ये चाहता है कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम भी स्टेबल हो जाए, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, सोडियम का टेंडेंसी क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम अपने पड़ोसी नियन के जैसा हो जाएंगे, और इसका टेंडेंसी क्या है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो अपने पड़ोसी आयरन के जैसा हो जाएंगे। तो दोनों का आपस में जो सामंजस्य है ना वो बैठ सकता है। दोनों में जो वार्तालाप चल रही है कि भाई हम आपस में रिएक्शन करके क्या दोनों एक दूसरे को अस्थायी कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, ठीक है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को अगर दे दे ना, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा नियन की तरफ और ये बन जाएगा आर्गन की तरफ, है कि नहीं। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हमने आयन ने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना ही माइनस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर प्लस आता है, धनावेश आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना ही धनावेश आता है। तो 1 त्याग किया तो 1 प्लस,
और एक लिया है तो एक माइनस। अब प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और बनता क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। और इसी को हम साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक, कॉमन साल्ट के नाम से भी इसे जानते हैं NaCl को। ठीक है, तो आपस में बॉन्डिंग बना, दोनों स्टेबल हो गए, खुश हो गए, मॉलिक्यूल ग्रुप में एक जगह है, कोई दिक्कत है क्या, और दोनों स्टेबल है। तो यहाँ पे जो है सो कि अब सोडियम और क्लोरीन स्टेबल हो गए, लेकिन गौर करने वाली बात है कि सोडियम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, एक। क्लोरीन स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो एक। तो कोई परमाणु अपने निकटतम, अपने पड़ोसी अक्रिय परमाणु जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही उसकी संयोजकता कहते हैं। तो अगर यह स्थायी होने के लिए, अपने पड़ोसी नियम के जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको वैलेंसी को हम +1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयन के रूप में, चार्ज के फॉर्म में। अच्छा, ये क्या किया है, अस्थायी होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, इसकी भी संयोजकता 1 होगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वैलेंसी ऋणात्मक बोल सकते हैं, -1। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है, और उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस एटम का, उस एलिमेंट का हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, साझेदारी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वो किस प्रकार से होती है जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। क्योंकि नेचर में जो मिलता है उसी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। नेचर में क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस जिसका सूत्र H2 होता है, ऑक्सीजन गैस O2 ये मिलता है, नाइट्रोजन गैस N2, क्लोरीन गैस F2, क्लोरीन गैस Cl2। ये सारे के सारे गैसेज हैं जो नॉन मेटल अधातु से बने हुए हैं। ठीक है, और आपस में ही रिएक्शन करके एक दूसरे को स्टेबल किए हुए हैं। तो आप बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ तो आप ज़्यादा डीपली समझ पाएंगे कि क्यों कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का जैसे कि कितने इनके बीच बॉन्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है कि कई बार जो वैलेंसी होती है वो शेयरिंग करके भी, शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों हाइड्रोजन है। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2 बनाते हैं ना, और स्टेबल रहता है H2, हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो सोचिए कि कैसे होता होगा। बगल में हीलियम है जिसका परमाणु संख्या 2, और यह अक्रिय है, यह अस्थायी है। तो सोचिए कि ये भी अस्थायी होना चाहता है, ये भी अस्थायी होना चाहता है, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता होगा, ये कहता होगा कि भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो ना, हमारे पास 2 हो जाएगा, हम हीलियम के जैसे बन जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। तो ई कहेगा हम का, आप हाइड्रोजन हैं, हम कौन भांग धतूरा हैं कि हम हाइड्रोजन हैं ना, आप ही हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हमारे पास 2 हो जाएगा, हम अस्थायी हो जाएंगे। तो दरअसल बात ऐसा है कि ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो दोनों सेम है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा वाली बात हो सकती है कि तुम दो तो तुम दो, नहीं। लेकिन अगर कोई ज्ञानी आदमी होगा, कोई बुद्धिजीवी आदमी होगा, तो कहेगा कि काम करो, देखो तुम हाइड्रोजन, तुम हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख दो और तुम भी इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रख दो। ठीक है, अब तुम अपना ऐसे घेर लो, तुम्हारे अंदर 2 हो गया, और तुम अपना ऐसे घेर लो, तुम्हारे अंदर भी 2 हो गया ना। तो देखिए, अब ये कहा जा सकता है कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, 1-1। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑक्सीजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करता है, नाइट्रोजन 3 का करता है, फ्लोरीन 1 का करता है, क्लोरीन 1 का करता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो शेयरिंग करके जो है सो कि अपने आप को स्टेबल करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो शेयरिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो शेयरिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते। ऐसा एलिमेंट हैं जो साझा करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। देखिए Cl2 में क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता भी है, ये बात ध्यान रखिए। तो मेरा बस ये कहना है कि हम वैलेंसी को बता रहे हैं। तो वैलेंसी का मतलब क्या है कि कोई परमाणु
जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अस्थायी होने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन को लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु का संयोजकता कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, ये परमाणु स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो इसकी वैलेंसी एक हुई, इसकी वैलेंसी एक हुई, मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, संयोजकता 1 है। ठीक है, तो हम अगर बात कर रहे हैं वैलेंसी की, तो वैलेंसी का जो डेफिनेशन हमने बोला ये एक लेवल तक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये परिभाषाएं बदलेंगी और इसमें और चीज़ें जुड़ती जाएंगी। जैसे एक और परिभाषा में बोलता हूँ कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, साझा या ग्रहण करता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु का संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता की परिभाषा ये भी होती है, लेकिन कोई भी परिभाषा वैलेंसी की वो सारे के सारे एलिमेंट में लागू हो जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, हम एलिमेंट का जो स्टेबिलिटी होता है उसके अनुसार, जैसे हमने जो पहला परिभाषा बोला उसमें कुछ एलिमेंट्स आ गए, दूसरा परिभाषा बोला उसमें कुछ एलिमेंट्स आ गए, या जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ भी थोड़ी सी आपको उपकक्ष के आधार पे, कक्षक के आधार पे स्टेबिलिटी को बताया जाता है। ठीक है, हो सकता है ये लोअर बच्चों को जो 9-10 में पढ़ते हैं उन्हें शायद पल्ले ना पड़े या थोड़ी सी कम समझ में आए, लेकिन मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ये जो परिभाषा है ये शाश्वत सत्य है और ऐसा ही होता है और इसी के अनुसार आप हमेशा दिमाग में बैठा लें कि जो है सो कि मतलब ये हर जगह चलेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है सो कि आपके मन के अंदर आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके सिलेबस के अनुसार, आपके आयु और दायरे के अनुसार होता है क्या है कि जितना आपको चाहिए उस टाइम पढ़ाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें और चीज़ें हैं, इसमें और चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में जो 10th में पढ़ने हैं उसके सापेक्ष में पूरा एक चैप्टर पढ़ना जो वहाँ एक टॉपिक है 10th क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि जो है सो कि जो यहाँ पे है इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके मन के अंदर जिज्ञासा जारी रखने के लिए आपके मन के अंदर ये बेचैनी होनी चाहिए कि नहीं इसमें कुछ और होगा, कुछ और होगा। सबके साथ लगा के देखिए क्या ये परिभाषा सबके साथ फिट बैठता है। बात समझ आ रही है आपको? नहीं, सबके साथ। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ अगर कि आयरन परमाणु संख्या 26 है ना, तो परमाणु संख्या 26 है और हमने क्या लिखा था, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन 2, 10, 18, 36। अब बताइए यह किसका पड़ोसी है? 18 का पड़ोसी है, 36 का पड़ोसी है? 10 और 2 का तो हो नहीं सकता, बहुत दूर है उनसे। लेकिन क्या बोलिएगा, 18 का पड़ोसी है, 36 का पड़ोसी है, तो 36 से 10 का डिफरेंस है और 18 से कितना का डिफरेंस है? देख लो आप, 2, 6, 8 का डिफरेंस है। तो लग तो रहा है कि आर्गन के नजदीक है। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आयरन को आर्गन का ऐसा बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो भाई इसका जैसा बन जाएगा? तो क्या पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जब इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिख रहे थे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, और उसके लास्ट वाला जो सबऑर्बिट होगा उपकक्ष होगा और उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उसके स्टेबिलिटी को देखते हैं और उसके आधार पे हम देखते हैं कि आयरन जो है कितने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को स्टेबल कर सकता है। बस समझ रहा है? तो वैलेंसी जो है सो कि लगभग जो मैंने परिभाषा बताया वो 1 to 20 लागू कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैलेंसी में और सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसमें एक बात और मैं खास आया और जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि फॉस्फोरस परमाणु संख्या 15 ये किसके नज़दीक है? तो आप कहेंगे सर आर्गन के नज़दीक है 18। तो यह किसके जैसा बनना चाहता है? इसके जैसा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। सही बात है, बिल्कुल। फॉस्फोरस की वैलेंसी, फॉस्फोरस की संयोजकता 3 होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा PCl3 और एक और कंपाउंड मिलेगा PCl5। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और यहाँ पे फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की संयोजकता 5 होती है और यहाँ पे फॉस्फोरस की संयोजकता 3 होती है। तो एलिमेंट एक ही है, जो है फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो एक ही है, लेकिन वो कहीं 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है और वो कहीं 5 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है और दोनों ही अवस्थाओं में वो स्टेबल अस्थायी है। इसका मतलब क्या है कि एक ही तत्व का 2 वैलेंसी हो सकता है। और 2 की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी 4-4, 5-5 वैलेंसी होती है। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन दो तब भी खुश हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दो तब भी खुश है, 7 इलेक्ट्रॉन दो तब भी खुश है। मैं नाम लेना चाहूंगा, एक एलिमेंट है मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 और इसकी वैलेंसी 4-5 होती है।
ये बहुत वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो वैलेंसी अगर ये है तो उतनी ही वैलेंसी, हमेशा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना ही सजा करेगा, उतना ही शेयर करेगा और वही उसकी वैलेंसी होगी, ऐसा नहीं है। खुद अगर आयरन का देखो तो आयरन की दो वैलेंसी होती है जिसके कारण इसके नाम में बदलाव आता है, एक को बोलते हैं फेरस और एक को बोलते हैं फेरी। ठीक है, खुद जो कॉपर होता है उसकी भी वैलेंसी वेरिएबल होती है जिसको हम जैसे क्यूप्रस और क्यूप्री कहते हैं जब हम उसका नेमिंग करते हैं। तो जैसे ही आप 20 के बाद जाएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो जाता है आगे की तरफ या उसके और भी आगे जो भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो होता क्या है कि उनके जो स्टेबिलिटी होती है वो सबऑर्बिट अर्थात उपकक्ष और कक्षक के आधार पे होती है, जिसके कारण उनकी वैलेंसी जो होती है वो काफ़ी वेरिएबल होती है, बदलती रहती है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा जो 1 से 20 के बीच में है, 1 से 20 तक के बीच में दो एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। एक तो आपका है फास्फोरस जिसकी वैलेंसी 2 होती है, 3 भी होती है और 5 भी होती है, और एक है सल्फर जिसका परमाणु संख्या 16, इसकी वैलेंसी 2 होती है, 4 होती है और 6। ये 3 तरह का वैलेंसी शो करता है। देख लीजिए आप यहीं पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 4 का भी करता है और 6 का भी करता है। और आप देख लो तो मैं 3 कंपाउंड लिखता हूँ, H2S, एक है आपका SO2 और एक है आपका SO3। ठीक है, तो ये भी आपको मिलता है नेचर में, ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। तो यहाँ पे वैलेंसी अगर चेक करोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे आपको सल्फर का 4 मिलेगा और यहाँ पे आपको 6 मिलेगा। तो मैं तो 1 से 20 के बीच में फास्फोरस और सल्फर की बात कर रहा हूँ जिनकी वैलेंसी वेरिएबल है, उसका 3, 5 और इसका 2, 4, 6 होता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ये था आपका वैलेंसी और वैलेंसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जिसे हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइसोटॉप्स, समस्थानिक, ये क्या होते हैं? होता क्या है कि वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो हमें 3 तरह का मिलता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3। इसका जो नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका जो नाम है ट्राइटियम। ठीक है, जो शायद इसको एक्सपेरिमेंट वगैरह करके बनाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो तीनों में प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो एटॉमिक नंबर तीनों का 1, 1, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, तो 1, 1 का नाम क्या है? प्रोटियम, 1, 2 का ड्यूटेरियम और 1, 3 का ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक कहते किसे हैं? तो वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समस्थानिक के उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम में आप कोई भी फ्रूट्स का पेड़ देख लीजिए, कोई भी फल उठा लीजिए, बड़ा एक आम उदाहरण है कि आम को आप ले लीजिए, मैंगो। तो आम को आप देखे होंगे, अगर आपका आम का पेड़ देखेंगे तो एक पेड़ के ऊपर जितने सारे आम होते हैं सबका टेस्ट, सबका टाइप सेम ही होता है, लेकिन उसके मास जो होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है अलग अलग आम का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर एक पेड़ का आपने 4 आम 5 आम तोड़ लिया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सबके द्रव्यमान क्या होंगे? बराबर, लेकिन सब आम तो एक ही है। अगर मान लो कि एक सफ़ेद मालदे है और उसी पेड़ का दूसरा आम, तो वो भी सफ़ेद मालदे, वो भी सफ़ेद मालदे, वो भी सफ़ेद मालदे, लेकिन सबका द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। तो कुछ इसी तरह की बात है कि भाई एटॉमिक नंबर सेम है, वो एक ही पेड़ के हैं, तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उन आमों का द्रव्यमान अलग अलग है, उस हाइड्रोजन का मास अलग अलग है, उस एलिमेंट का अलग अलग जो टाइप्स है उसका मास अलग अलग है। तो इसके कारण जो है सो कि हम इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक, मतलब स्थानिक ही है। ठीक है, स्थान चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारा समस्थानिक है। तो वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ऐसे ही और आता है कार्बन का। कार्बन का 3 समस्थानिक होता है, 6, 12, 6, 13 और 6, 14। ठीक है, ये 3 समस्थानिक होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जनरली जितने सारे एलिमेंट होते हैं सबके समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो यही कारण है, एक जो मैं बता रहा हूँ कि जनरली जो भी एलिमेंट होते हैं सबके अपने अपने समस्थानिक होते हैं। एक और फेमस है जो क्लोरीन है, वो 1735 होता है, और एक और क्लोरीन का भाई है जुड़वा जो 1738 होता है, सॉरी 37 होता है शायद,
ठीक है। तो क्लोरीन 17, 35 और 17, 37 होता है। एक और मैं आपको देना चाहूँगा यूरेनियम 92, 235 और एक और यूरेनियम होता है जो 92, 238, जिसको रेडियो एक्टिव कहा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है कि वैसे बड़े नाभिक वाले परमाणु जिनका नाभिक विखंडित मतलब वियोजित हो जाता है, टूटता है 2 छोटे छोटे नाभिकों में या उससे ज़्यादा भी। ठीक है। तो ये यूरेनियम जैसे कि रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका नाभिक बहुत बड़ा है और यहाँ से रेडिएशन वगैरह निकलता है। ठीक है। वैसे आप ये सब 12th के फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत इसकी स्टडी है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान अलग है, परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान अलग है, यहाँ भी वही चाहिए, यहाँ भी वही चाहिए चीज़ है। तो ये सारे किसका उदाहरण है? समस्थानिक का। तो एक फ्रूट्स का जो पेड़ होता है उसके अंदर सारे जो फ्रूट्स होते हैं सब सेम होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, सबका स्थान सेम ही होता है, लेकिन उसके जो मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक। ठीक है। जस्ट इसी का अपोजिट एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं समभारिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। अब आप खुद सोचिए कि अगर इसके ठीक विपरीत है तो उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो क्या होगा कि वैसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, ठीक है, परंतु परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न, अलग अलग हो। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं अगर, तो इसमें एक आप पढ़ते होंगे लगभग कि आर्गन है और कैल्शियम। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। तो इनके एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, ये एक ही स्थान पे नहीं है, लेकिन इसका जो मास है वो 40 है और इसका मास भी लगभग क्या है? 40 है। तो इन दोनों का मास जो है सो कि अप्रॉक्स इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का भार जो है सो कि क्या है? बराबर होगा और इसके कारण इसको हम समभारिक कह सकते हैं। तो वैसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या अलग अलग परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम हो, क्या कहलाता है? समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने दो टॉपिक को एक ही साथ कर दिया कंपेयर करके कि सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एन का मतलब न्यूट्रॉन है। तो आप बोल सकते हैं कि वैसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। स्पीसीज मैंने एक टर्म यूज किया, इसका मतलब ये है कि परमाणु, आयन और मॉलिक्यूल, अणु, अगर ये तीनों चारों चीज़ अगर एक साथ अगर रहें तो हम उनको स्पीसीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन पे 2 माइनस, Na पे 1 प्लस, यहाँ पे Ne। तो देखिए यहाँ पे कोई आयन नहीं है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है। तो ये क्या है? एक नॉर्मल जो है सो कि हमारा एटम है। ये क्या है? कैटायन है यानी धनायन है। ये क्या है? एनायन है यानी कि ऋणायन है। तो ये धनायन है, ऋणायन है, एक उदासीन परमाणु है और ये सब कुछ एक साथ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज। क्या बोलेंगे? स्पीसीज। ठीक है। तो नॉर्मल वे में समझने का ये तरीका है कि स्पीसीज में क्या होगा? मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कोई उदासीन परमाणु हो सकता है, ये सब कुछ अगर एक साथ रखे जाए तो उसको हम स्पीसीज का नाम देते हैं, संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है तो नियॉन का परमाणु संख्या 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। सोडियम के ऊपर एक प्लस है तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन उसके ऊपर एक प्लस यह बता रहा है कि वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, यानी अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उसके ऊपर 2 माइनस दिखाया गया है, यानी वह बता रहा है कि वह 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, उसके पास एक्स्ट्रा है, यानी इसके पास भी 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो ये ऋणायन, धनायन और ये उदासीन, लेकिन तीनों के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है, बराबर है। तो हम कहेंगे इन सब को आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, यानी वैसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है। वही तरीका यहाँ पे सोचिए कि जैसा कि वैसे स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो इसका परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23, इसका परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 24। ठीक है। तो आपको याद होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कैसे बताए थे? तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या निकालिएगा तो बोले थे कि परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या यदि घटा लेते हैं तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। तो घटाइए, 23 में से 11 घटाइएगा 12 आएगा, और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना होगा तो 24 में से 12 घटाइएगा तो 12 आएगा। ठीक है। तो परमाणु संख्या इनके अलग है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी अलग है। तो ना ये समस्थानिक है ना ये समभारिक है,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है, तो ना ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये सम न्यूट्रॉनिक हैं, क्योंकि इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है और इसके नाभिक में भी 12 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो वैसे परमाणु या वैसे स्पेसीज जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो कई बार आपको ऐसे 2-3 एलिमेंट्स का पेयर दे दिया जाएगा, 2-3 एलिमेंट्स का एक साथ जुड़ा दे दिया जाएगा और आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है, कम सम न्यूट्रॉनिक है, कौन संभारिक है, कौन जो है सो कि समस्थानिक है। तो जो भी यहाँ पे बताया मैंने उन सब चीज़ को आप याद रखिए और उसके आधार पे आप अपने प्रश्नों का आंसर करिए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और कॉपी में ज़रूर लिखिए सारे डेफिनेशंस को। जो भी परिभाषा मैंने लिखा है वो तो आप नोट कर लेंगे, लेकिन जो मैंने बोल दिया है उसे वीडियो पॉज करके आराम से शांति से लिखिए और उसे रिवाइज करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास मत छोड़िएगा, अभ्यास छोड़िएगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और प्रतिदिन उसका अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा अनुभव देता है। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।